नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। मैं इस वक्त नोएडा के जलवायु विहार की ठीक उसी जगह पर मौजूद हूं जहां आज से 5 साल पहले देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत हुई। ये वो जगह है जहां 15 मई की रात क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जानने के लिए लंबे वक्त तक देश बेचैन रहा। कत्ल बहुत होते हैं, उसमें पेच भी होते हैं, खुलासे भी होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा केस था जिसमें पल पल जानकारियां बदली, कत्ल के आरोपी बदले, गवाह बदले, सबूत बदले, छोटी सी छोटी बातों पर माथापच्ची हुई। घरों में, स्कूलों में, दफ्तरों में, बाजारों में हर तरफ इसी केस की चर्चा थी। जितने कयास इस केस में लगाए गए उतने शायद पहले किसी और मामले में नहीं। आज 5 साल बाद मैं वापस आपको उसी दौर में लेकर चल रहा हूं। सोलह मई 2008, वक्त सुबह 7:30 बजे, जगह नोएडा के सेक्टर 20 थाना। इसी समय सेक्टर 20 के थाने में रखा फोन घनघनाने लगा। तमाम अपराधों की जानकारी अक्सर इसी फोन पर आती थी। तब थाने में मौजूद पुलिस वालों को अंदाजा तक नहीं था कि फोन पर जो कुछ कहा जाने वाला है वो आने वाले वक्त में देश में भूचाल मचा देगा। फोन पर जलवायु विहार के फ्लैट नंबर L32 में 14 साल की एक लड़की की हत्या की खबर दी गई। घबराई हुई आवाज में ये फोन किया था खुद लड़की के पिता ने। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची। पता चला कि पेशे से डेंटिस्ट डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार की बेटी आरुषि की हत्या कर दी गई है। आरुषि की लाश उसके बेडरूम में बिस्तर पर पड़ी थी। गले पर तेज धार हथियार से काटे जाने का निशान था और माथे पर बाईं तरफ गहरा घाव। परिवार ने पुलिस को बताया कि नोएडा के नामी स्कूल में पढ़ने वाली आरुषि की हत्या घर के ही नौकर हेमराज ने की है और वो रात से ही फरार है। 14 साल की लड़की की हत्या, नौकर फरार। ये बात कुछ ही मिनट में पूरे शहर में फैल गई। जलवायु विहार में मीडिया का जमावड़ा लगने लगा। हत्या की खबर मिलने के बाद IBN 7 मौके पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक था। परिवार, पड़ोसी परेशान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जिस लड़की को वो अपने घर के आसपास खेलते हुए देखते थे, जिसका 2 दिन पहले जन्मदिन मनाया गया, उसकी इस कदर बेरहमी से हत्या कर दी गई। वो परिवार के नौकर हेमराज को कोस रहे थे कि काश तलवार दंपति ने उसका पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया होता तो ये नौबत नहीं आती, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे घर की छानबीन की। हेमराज का कमरा कौन सा है, उसका सामान कहां है, वो कहां का रहने वाला है, कत्ल के बाद कहां भाग सकता है। पुलिस हेमराज तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी। शुरुआती तफ्तीश के दौरान ही जब पुलिस की टीम फ्लैट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो तलवार दंपत्ति ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि पहले हेमराज को खोजिए। पुलिस आगे नहीं बढ़ी। आरुषि के शव का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। 16 तारीख को ही आनंद फानन में जिला अस्पताल के डॉक्टर सुनील दोहरे ने आरुषि का पोस्टमार्टम किया और शव परिवार को सौंप दिया। तलवार परिवार ने इसी दिन बेटी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। बुझे हुए मन से सब घर वापस आ गए। तब तक हर तरफ एक ही सवाल ने जोर पकड़ लिया था, हेमराज कहां है, हेमराज कहां है। जब वो आते हैं तो वो बच्ची को जगाने जाते हैं तो बच्ची अपने बेड पर पड़ी हुई है और उसके गले पर धारदार हथियार से उसके गले को काट दिया। अब तक ये केस सामान्य मर्डर का दिख रहा था। नौकर ने हत्या की और फरार हो गया। नौकर पकड़ा जाएगा और केस सुलझ जाएगा। 16 मई बीत रही थी, 17 मई दस्तक दे रही थी और एक सामान्य सा दिखने वाला ये केस इस कदर उलझने वाला था कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। 17 मई 2008, वक्त सुबह 10:30 बजे, जगह नोएडा का सेक्टर 20 थाना। तारीख बदली और आरुषि हत्याकांड के सारे तथ्य भी बदल गए। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में एक बार फिर फोन बजा। फोन पर कहा गया कि हेमराज की लाश L32 फ्लैट की छत पर हो सकती है। ये फोन किया था नोएडा के पूर्व DSP के गौतम ने। दरअसल L32 फ्लैट पर पहुंचने के बाद के गौतम को छत की तरफ जाती सीढ़ियों पर खून के निशान लगे दिखे थे। छत के दरवाजे पर ताला लगा था, इसलिए वो आगे नहीं गए। मौके पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि राजेश तलवार आरुषि की अस्थियां लेकर हरिद्वार चले गए हैं। छत की चाबी भी नहीं थी।
ताला तोड़कर पुलिस छत पर पहुंची तो सब भौचक रह गए। कोने में कूलर के पास खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। सीढ़ियों के दरवाजे के पास खूनी पंजे का भी एक निशान था। डेड बॉडी को करीब 15 फुट तक रगड़ा भी गया है, जमीन पर घसीटा गया है। तो इससे ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि आदमी ने खुद ही अगर अपना गला काट भी लिया हो, लेकिन वो आदमी खुद तो रगड़ नहीं सकता, खुद घसीटा नहीं जा सकता। इसलिए इसमें संभावना यही है कि और भी लोग शामिल हो सकते हैं। सवाल बहुत थे। ये लाश किसने तलवार के घर की छत पर रखी? क्या ये नौकर हेमराज की ही लाश है? राजेश और नूपुर तलवार हरिद्वार गए थे, इसलिए पुलिस ने उनके भाई दिनेश तलवार को लाश की पहचान करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब फोन किया गया राजेश तलवार को। उन्हें छत पर मिली लाश के बारे में बताया गया। आरुषि की अस्थियां विसर्जित करके तलवार दंपत्ति तब हरिद्वार से लौट रहे थे। घर पहुंचने के बाद पुलिस ने राजेश तलवार से शव की शिनाख्त करने को कहा। राजेश तलवार ने भी शुरू में शव को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में कहा कि ये शव उनके नौकर हेमराज का हो सकता है। 17 मई 2008 को L32 फ्लैट की इसी छत से मिली हेमराज की लाश ने आरुषि मर्डर केस को देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बना दिया, जिस पर कत्ल का सबसे ज्यादा शक हो। नोएडा पुलिस जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हो, उसकी लाश इसी घर के छत से मिली। पूरा देश हैरत में पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एक ही शख्स ने एक ही वक्त में आरुषि और हेमराज दोनों की हत्या की? हत्या का मकसद क्या था? और वो कौन हो सकता है जिसकी दोनों से दुश्मनी हो? आखिर नोएडा पुलिस को इन सीढ़ियों पर लगे खून के निशान क्यों नहीं दिखाई दिए? जितने सवाल बढ़ते जा रहे थे, उतनी ही इस मर्डर केस में लोगों की दिलचस्पी भी। केस में लापरवाही बरतने के आरोप से जूझ रही नोएडा पुलिस ने अब जांच में पूरी ताकत लगा दी। घर में उस रात कौन कौन आया था? सोसाइटी में उस रात कौन कौन आया था? जब राजेश और नूपुर तलवार घर पर ही थे तो उन्हें कत्ल का पता क्यों नहीं लगा? तलवार दंपत्ति समेत उनके हर करीबी से पूछताछ की जाने लगी। राजेश और नूपुर तलवार इस बात का पुख्ता जवाब नहीं दे पाए कि उन्हें कत्ल का पता क्यों नहीं लगा, जबकि वो आरुषि के बगल वाले कमरे में ही सो रहे थे। क्या उन्हें कोई आवाज सुनाई दी? क्या कत्ल के वक्त आरुषि चीखी नहीं? क्या हेमराज भी नहीं चीखा? क्या कातिल जब हेमराज की लाश को घर की छत पर ले गया तो उन्हें जरा भी आहट नहीं हुई? सुनाई मुझे कुछ दिया था, और वो नई जगह में, वो मेरे मिसफॉर्चून था कि मैं नई जगह जग जाता तो शायद हम यहाँ पे होते नहीं है। तलवार दंपत्ति अपनी दलीलें देते रहे, लेकिन इन दलीलों से पुलिस संतुष्ट नहीं थी। पुलिस इस सवाल से भी जूझ रही थी कि आखिर तलवार दंपत्ति ने उसे घर की छत पर जाने से क्यों रोका था? क्यों वो आरुषि के अंतिम संस्कार की हड़बड़ी में थे? अब पुलिस का शक राजेश और नूपुर तलवार पर ही गहराने लगा। उसे लगा कि कहीं ये ऑनर किलिंग तो नहीं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। वी डोंट रूल आउट द पॉसिबिलिटी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम द फैमिली। ऑनर किलिंग का इशारा करने के बाद नोएडा पुलिस इसी एंगल पर जांच आगे बढ़ाने लगी। पुलिस राजेश और नूपुर तलवार दोनों से ही कई बार पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन डॉक्टर तलवार के कद और रसूख को देखते हुए नोएडा पुलिस उनसे सख्ती नहीं कर पा रही थी। पुलिस का शक बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे ठोस सुराग चाहिए थे, ठोस सबूत चाहिए थे। आखिरकार आरुषि की लाश मिलने के एक हफ्ते बाद 23 मई 2008 को नोएडा पुलिस ने आरुषि के पिता राजेश तलवार को अपनी बेटी और नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बेहद विवादित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरठ रेंज के तत्कालीन आईजी गुरदर्शन सिंह ने खुलासा किया कि राजेश तलवार ने बेटी आरुषि को हेमराज के साथ ऐसी हालत में देखा कि वो खुद पर काबू नहीं कर पाए और दोनों की हत्या कर दी। और वो एक दूसरे के नजदीक आ गए। इसको डॉक्टर राजेश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, भले उनका अपना करैक्टर भी उतना ही खराब था। नोएडा पुलिस की सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश में हर तरफ पुलिस के रवैये और उसकी भाषा को लेकर सवाल उठने लगे। एक पिता कैसे अपनी बेटी का कत्ल कर सकता है? क्यों एक मां बेटी के कत्ल के वक्त चुप रहेगी? कई संगठनों ने नोएडा पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विवाद इतना बढ़ा कि यूपी सरकार भी बैकफुट पर आ गई। खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस केस की जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान करना पड़ा।
नोएडा पुलिस की जांच उसकी थ्योरी पर यहीं विराम लग गया। अब देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने शुरू की। जिम्मेदारी सौंपी गई तेज तर्रार अफसर अरुण कुमार को। यूपी काडर के अफसर अरुण कुमार के नेतृत्व में सीबीआई ने नोएडा पुलिस के जुटाए सारे सबूतों को फिर से खंगालना शुरू किया। L32 फ्लैट एक बार फिर मीडिया की निगाह में था। बड़े ही तामझाम के साथ सीबीआई के अफसरों ने सबूत जुटाने शुरू किए। छोटी से छोटी बातों पर गौर करना शुरू किया, लेकिन देश के लिए चौंकने की बारी एक बार फिर थी। महज 13 दिन की पड़ताल के बाद सीबीआई ने नोएडा पुलिस के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा दी, उसकी थ्योरी को खारिज कर दिया। अरुण कुमार की अगुवाई में 13 जून को सीबीआई ने राजेश तलवार के कंपाउंडर कृष्णा को गिरफ्तार कर इस केस को नया मोड़ दे दिया। कृष्णा पर शिकंजा कसने के बाद इस मामले में राजकुमार और विजय मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के महज 1.5 महीने बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तारीख थी 11 जुलाई। सीबीआई के डीआईजी अरुण कुमार ने तीनों नौकरों कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल को आरुषि हेमराज हत्याकांड का मुख्य आरोपी घोषित कर दिया। तीनों नौकरों की गिरफ्तारी के साथ ही सीबीआई ने राजेश और नुपुर तलवार को क्लीन चिट दे दी। If they were sleeping, the conditions were that if a normal awake person cannot listen with the two ACs on, the coming of a person and opening of the door, it may be difficult for a person who is in deep sleep to not hear what has happened. सीबीआई की क्लीन चिट मिलने के बाद अगले ही दिन राजेश तलवार को जमानत मिल गई। 12 जुलाई को वो गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आ गए। पूरे देश की मीडिया की नजर फिर राजेश तलवार पर थी, लेकिन अब वो बेदाग थे। सीबीआई ने तलवार के माथे पर लगा बेटी की हत्या का दाग साफ कर दिया। तीनों नौकर सीबीआई के शिकंजे में थे। नौकरों का ब्रेन मैपिंग से लेकर नार्को टेस्ट तक कराया गया। वक्त के साथ नार्को टेस्ट की सीडी भी मीडिया में लीक हो गई। नार्को टेस्ट में नौकर आरुषि और हेमराज की हत्या की बात कबूलते दिखे। ऐसा लगने लगा कि सीबीआई आरुषि के असली कातिल तक पहुंच चुकी है। सीबीआई ने यह दावा किया कि तीनों नौकरों ने वारदात की रात हेमराज के कमरे में बैठकर उसके साथ शराब पी। शराब पीने के दौरान ही कृष्णा, विजय मंडल और राजकुमार ने योजना बनाई कि तीनों एक एक कर आरुषि के कमरे में जाएंगे और उससे बलात्कार करेंगे। सीबीआई ने यह भी कहा कि जब हेमराज ने इस प्लान का विरोध किया तो बहस के दौरान तीनों नौकरों ने हेमराज को छत पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी और फिर नीचे फ्लैट में आए और कमरे में सो रही आरुषि का भी कत्ल कर दिया। नार्को एनालिसिस टेस्ट बेंगलोर में कराया गया और उसमें भी जो है उसने मौके पे होना और अपराध के बारे में कुछ बातों की स्वीकृति की है। इसलिए आज हम लोगों ने विजय मंडल को अरेस्ट किया है। आरुषि हेमराज मर्डर केस में तीनों नौकरों को गिरफ्तार करने वाली सीबीआई की ये पहली टीम थी। अरुण कुमार की अगुवाई में बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे भी थे जिनके जवाब सीबीआई के पास नहीं थे। आखिर घर में राजेश और नुपुर तलवार के होते हुए 2-2 कत्ल हो गए और उन्हें पता भी नहीं चला। क्या नौकरों की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो मालिक के घर में रहते उसकी बेटी के साथ रेप की योजना बनाए? बहुत से सवाल थे और जो जवाब सीबीआई के पास थे उसमें लोगों को दम नहीं लग रहा था। सवालों की लंबी फेहरिस्त के चलते लोगों का सीबीआई की थ्योरी पर भरोसा कम होता गया। सीबीआई के दावों का खोखलापन उस वक्त भी साबित हो गया जब तय समय में वो कोर्ट के सामने तीनों नौकरों के खिलाफ चार्जशीट ही नहीं दाखिल कर पाई। सारे नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट धरे के धरे रह गए। अदालत ने तीनों नौकरों को जमानत दे दी। तब तक अरुण कुमार को हटाकर सीबीआई की नई टीम को इस केस की जांच का जिम्मा सौंपा जा चुका था। इस टीम ने पुराने सबूतों की फिर से पड़ताल शुरू की। आरुषि हेमराज के कत्ल को इस वक्त तक 2.5 साल बीत चुके थे। एक दिन अचानक 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई की नई टीम ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में आरुषि केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। यानी सीबीआई ने अदालत को कह दिया कि ये केस बंद कर दिया जाए। यानी देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को सीबीआई ने और गहरा दिया। लेकिन अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने अदालत को जो दलीलें दी, उसने एक बार फिर राजेश और नुपुर तलवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कानून के बहुत से जानकार इस क्लोजर रिपोर्ट को सीबीआई का पैतरा मानते हैं। सीबीआई ने सब कुछ कह भी दिया और अपने हाथ भी झाड़ लिए, लेकिन सीबीआई कोर्ट इस क्लोजर रिपोर्ट को आधार मानकर इस नतीजे पर पहुंची कि तलवार दंपत्ति के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। करीब 3 साल बाद इस केस ने फिर पलटा खाया और कोर्ट ने सीबीआई की इसी क्लोजर रिपोर्ट को राजेश और नुपुर तलवार के खिलाफ चार्जशीट में बदल दिया। अब बेटी की हत्या के 3 साल बाद राजेश और नुपुर एक बार फिर हत्या के आरोपी थे।
पूरा देश आरुषि हेमराज मर्डर केस की तरफ देख रहा था, लेकिन अगले 2 सालों तक ये केस कानूनी पचड़ों में उलझ कर रह गया।